संज्ञा को देखते हैं। संज्ञा मीन्स नाउन। तो संज्ञा क्या है, किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव, ठीक है, इनका बोध कराता है तो उसे संज्ञा कहते हैं शॉर्ट में। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा प्राचीन मान्यता में क्या होती थी और आधुनिक मान्यता में क्या। प्राचीन मान्यता में 5 उसको कैटेगराइजेशन दिया गया था संज्ञा को 5 तरीके से। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब आधुनिक मान्यता में क्या है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है और ये जो आखिरी के 3 आ गए थे ये हमारे भाववाचक संज्ञा में ही बोल दिए जाते हैं। तो ये संज्ञा के भेद 5 भेद होते हैं, तो ये 5 भेद हो गए। अब संज्ञा के जैसे एग्जाम्पल, प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अलिन, ठीक है, वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, स्थानों के नाम, भावों के नाम, मतलब कोई भी एक यूनिक चीज़ है, किसी भी का नाम है तो वो हमारा संज्ञा हो गया। अब जैसे हवा कैसा शब्द है, तो हवा हमारा एक तरीके से संज्ञा है, वो कोई विशेषण, किसी की विशेषता नहीं बता रहा, क्रिया सर्वनाम तो है नहीं। अब लेकिन में से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो पीला एक तरीके का कलर है, ये देखा क्रिया हो गया, वह सर्वनाम हो गया, तो ये हमारा संज्ञा हो गया। संज्ञा के भेद को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जब जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो रहा है तो वो व्यक्तिवाचक है। जैसे वस्तु का नाम, स्थान का नाम, दिशाओं का नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतें के नाम, नगरों, चौकों, ठीक है, इन सब चीज़, त्योहारों के नाम, ये सब हमारा सब कुछ संज्ञा आ जाता है, ये सब कुछ संज्ञा में आ गया, ठीक है, ये हमारा व्यक्तिवाचक में आ गया। जातिवाचक में आए सेम टाइम पे, तो जिस शब्द से एक जाति के सभी, ठीक है, मतलब पूरे कैटेगराइजेशन करके पता जा रहा है। जैसे पशु पक्षी एक पूरी जाति है, लड़का मतलब बहुत सारे लड़के होते हैं, अब कोई पर्टिकुलर लड़का रमेश, सुरेश, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। वस्तु, नदी, महान, मनुष्य, पहाड़, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा में आ गए। शॉर्ट में चलते हैं आगे, संज्ञा के और भेद देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आ गया, जितने भी भाव, गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन, थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, जो भी हैं तो सब भाववाचक संज्ञा आ जाते हैं। तो ये हमने कर दिया, इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा है बनाना, कैसे बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है चीज़ को समझना कि संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय से बनाया जा सकता है, किसी भी चीज़ से बनाया जा सकता है। जैसे कि स्त्री, स्त्रीत्व, भाई, भाईचारा, मनुष्य, जातिवाचक संज्ञा तो मनुष्यता बना दिया, तो ये पहला हो गया कन्वर्जन, जातिवाचक से भाववाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ममता है, कटुता है, समता है और लता नहीं है। तो इसका आंसर ये गलत है, लता होना चाहिए। ममता तो एक भाव है माँ का, तो वो तो भाववाचक संज्ञा होगा, इसमें से पूछ रहा है कि नहीं है। अब लता एक नाम है नॉर्मली, लता कोई संज्ञा नहीं है भाववाचक, तो इसका आंसर होगा डी। फिर आते हैं निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है। तो भाववाचक की बात करें तो चतुराई एक भाववाचक संज्ञा, बाकी संज्ञा है, ये संज्ञा है लेकिन अलग तरीके की। कोमलता निम्नलिखित में से क्या है, तो कोमलता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो ऑब्वियस ही बात है। फिर भाववाचक संज्ञा बनाना विशेषण से, जैसे कि लघु, एक, खट्टा, गवार, बूढ़ा, नवा, ये सब विशेषण हैं। तो लघुता, एकता, खटाई, गवारपन, बुढ़ापा, नवाबी, ये सब भाववाचक संज्ञा बन गए। तो दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्रिया से बनाना, जैसे खोजना, तो खोजना में शॉर्ट करके खोज कर दिया उसे, जीतना को जीत कर दिया, तो ये सब भाववाचक संज्ञा बन गई, ये हमारा क्रिया थी। दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो दुकानदारी, इसमें दारी जोड़ देंगे दुकान में, तो हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। चलो ठीक है। उसके बाद कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है, तो कौन सा मतलब बता रहा है, तो इसमें क्या है, आंसर नंबर लंबाई। लंबाई एक सूचक है, भाववाचक संज्ञा के बारे में बता रहा है, मेजरमेंट क्वांटिटी है, तो लंबाई। मधुर भाववाचक संज्ञा हो सकता है कि जैसे कोई चीज़ मधुर है, खाने में मीठी है। लोभी भी, बस सूचक की बात करें, मतलब मेजरमेंट क्वांटिटी की, पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर जो है, ठीक है, सूचक की बात करें तो वो हमारा लंबाई है। तो ये हो गया संज्ञा के भेद। और जो 2 भेद बचे जो पुराने के हिसाब से थे, नए के हिसाब से तो इतने में खत्म हो गया, तो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे 3 होते हैं, ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से ग्रामर, पुराने के हिसाब से 5। तो समूहवाचक में क्या है, जैसे भीड़, जनता, सभा, कक्षा। कक्षा क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो समूह मिला के कुछ बनता है, तो वो समूहवाचक संज्ञा हो गया। सेम तरीके से द्रव्यवाचक में जितने भी मेटल मतलब आ गई, जो भी फॉर्म हो गए, मटेरियल की चीज़ हो गई, तांबा, पीतल, चावल, घी,
खाने पीने की चीज़ें होंगी, तेल, सोना, लोहा, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो एक समूहवाचक नहीं है हमसे पूछ रहा है, तो दल एक समूहवाचक है, छत्ता एक समूहवाचक है, गुच्छा एक समूहवाचक है, नहीं है मतलब बेल एक समूहवाचक नहीं है। हथियार में कौन सी संज्ञा है, हथियार क्या है, किस तरीके की संज्ञा है, तो हथियार एक जातिवाचक संज्ञा, मतलब हथियार में तो बहुत सारे हथियार अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, चाकू, पिस्टल, गन, जो भी, तो व्यक्तिवाचक तो नहीं होगा किसी भी कीमत पे। गुणवाचक कोई गुण नहीं बता रहा है, ये किसी चीज़ का भाव नहीं बता रहा है, तो जातिवाचक। भूख शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, भूख क्या है, एक तरीके का भाववाचक संज्ञा है, ये गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग। भूख व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो मतलब एक वो चीज़ नहीं हो सकती जो व्यक्ति के बारे में बता रहा है, वो तो कभी नहीं हो सकती है, तो ये गलत है, आंसर इज ए इसका भूख। तो भूख हमारा क्या हो गया, एक तरीके का भाववाचक हो गया, जातिवाचक भी नहीं होगा, समूह भी नहीं होगा, ठीक है, ये कहीं से सेंस नहीं बनना, भाववाचक है भूख। फिर पढ़ते हैं सर्वनाम पे, एक बार पढ़ते हैं फिर लाइन से क्वेश्चंस करेंगे। सर्वनाम क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम जो है संज्ञा की जगह उनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं, सुभाष एक विद्यार्थी है, तो ये देखते हैं, ये यहाँ पे सुभाष संज्ञा था, तो उस स्टेटमेंट को उठा के हमने उसमें क्या क्या लगा दिया, वह रोज स्कूल जाता है, सुभाष की बात कर रहे हैं कि वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास सुंदर बस्ता है, सुभाष के पास सुंदर बस्ता है, उसे, सुभाष को घूमना बहुत पसंद है, उसे घूमना बहुत पसंद है। तो ये जो शब्द है वह, उसके, उसे, ये क्या है, सर्वनाम, जिनको सुभाष की जगह संज्ञा की जगह हमने यूज़ किया है, तो ये सर्वनाम हो गए। अब सर्वनाम के भेद आते हैं, भेद पे आ जाएं तो 6 भेद होते हैं, इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखना, सर्वनाम के भेद हो गए 6 भेद, ये हो गए, वो हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक। उनको एक एक करके देखेंगे। पहला आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम, तो सर्वनाम के भेद में आ जाते हैं, तो पहला जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे बेसिक होता है। अब उसमें 3 तरीके के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो भी हमने ऊपर देखी, जैसे वह, मैं, तुम, ये यहाँ देखते हैं, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है, मतलब उनसे पता चल रहा है कि हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो पुरुषवाचक हो गए। तो पहला हो गया उसमें उत्तम पुरुष, मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ जाएगा, तो मैं, मेरा, मतलब जिससे पता चल रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ और मैं अपने बारे में ही बोल रहा हूँ, मेरे बारे में ही बोला जा रहा है, तो मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, ये सब फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं, तो पहला कैटेगराइजेशन हो गया। सेकंड पे आते हैं तो सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है, उत्तम था। तो मैं बोल रहा हूँ किसी सेकंड पर्सन के लिए, तू, तुम, मतलब यहाँ पे 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, तो ये पहला वाला इसके लिए ही बोल रहा है, तो जब तक 2 लोग ही इन्वॉल्व हैं तो ये हमारा सेकंड चलता है। तू, तुम, ये ठीक है, आप, तुमने, तुम्हारे, ये सब आ जाता है। फिर आता है फाइनली हमारा थर्ड वाला, तो इसमें भी वही चीज़ है कि एक फर्स्ट पर्सन है, वो किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, और वो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो किसी थर्ड पर्सन के लिए, तो ये सेकंड। तो अन्य पुरुषवाचक थर्ड पर्सन में क्या है, वे, यह, वह, इनका, उसका, उन्होंने, इनसे, ये सब आ जाता है कि थर्ड पर्सन की बात आ जाती है। तो पहला भेद समझ में आया सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। फिर आता है सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, सेकंड भेद है, सर्वनाम के जिस रूप में हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित, ठीक है, रूप से बोध होता है कि निश्चित ही होना है या हो रहा है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, जैसे कि तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है, तो ये जो यह है इस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे वो निश्चय ही बोल रहा है, जो भी स्पीकर है बोल रहा है कि यह बहुत समझदार है, निश्चय ही ये समझदार है, मतलब फिक्स कर दिया जिसको समझदार है उसके हिसाब से। फिर है वह लौट आया, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में वह लौट आया, ये एकदम फिक्स बात है, ठीक है, तो ये फिक्स वाली जो चीज़ आ जाती है कि ये फिक्स है कि ये चीज़ हो ही गई, तो वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। थर्ड में आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, ठीक है, निश्चितता ना हो, उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, तो ये सब चीज़ें, पानी में कुछ गिर गया, अब कुछ क्या गिर गया, मतलब जिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो निश्चित आपको आंसर नहीं मिल रहा है। तो पहला हो गया सिंपल पुरुषवाचक, फिर निश्चय, अनिश्चय, ये कितने आए, 3 आए। चौथे पे आते हैं, चौथे को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, संबंधवाचक, उसके नाम से निकल रहा है संबंधवाचक।
तो किसी चीज़ का किसी चीज़ से संबंध बनाया जा रहा है, जैसे जो, जिसको, सो, जिसने, जैसा, वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये चीज़ हो गई। तो ये संबंधवाचक हो गए। उसके बाद प्रश्नवाचक आ गया। तो प्रश्नवाचक में तो बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा इजी केस फंस जाता है कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कौन, क्या, किसने टोकरी में क्या रखा है, तो जिससे भी प्रश्न समझ में आता है कि ये किसी तरह का प्रश्न में यूज होता है, कौन, क्या, किसने, कैसा, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चय, निश्चय, और एक हमारा पुरुषवाचक। आखिरी भेद जो है, जो थोड़ा और ज़्यादा एक लेवल ऊपर बढ़ जाता है, वो है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, मतलब अपने का बोध, अपनेपन का बोध कराए, अपनेपन का बोध कराना, तो वो निजवाचक में आ जाता है। जैसे अपने आप, निजी, खुद। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों में होता है। जैसे कि आप कल दफ्तर नहीं गए थे, तो ये मध्यम वाचक पुरुष है, आदर सूचक लगाया जा रहा है। मतलब बोल कोई एक इंसान दूसरे से बोल रहा है, पर आदर के तौर पर उसको तुम कल ऑफिस नहीं गए थे करके आप बोल रहा है। और आप मेरे पिता श्री डैश डैश हैं, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है कि आप को वो इंडिकेट कर रहा है कि आप हो, ठीक है, इंडिकेट करके बताया जा रहा है, खुद का परिचय दे रहा है, और आदर सूचक भी है। तो ये अन्य पुरुष आदर सूचक है और परिचय देते समय, ठीक है, तो ये आप अन्य पुरुष में आ गया, वो मध्यम पुरुष में आ गया। अब देखते हैं निजवाचक में, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है या स्वयं करता है। तो अपनी मदद आप, तो यहाँ पे जो ये आप है मतलब खुद की मदद खुद कर रहा है, तो ये निजता का प्रूफ दे रहा है, तो निजवाचक हो गया। तो इस तरीके से निजवाचक हो गया। तो क्या हो गया, एक हमारा पुरुषवाचक हो गया, ठीक है, फिर निश्चय और अनिश्चय, ठीक है, ये तीन हो गए। फिर हमारा प्रश्न हो गया, एक प्रश्नवाचक हो गया और संबंधवाचक हो गया, कुछ एक जैसे हो गए। और आखिरी में हमारा क्या आ गया, निजवाचक आ गया। तो ये रिवीजन हो गया पांचों का, ये 5 कैटेगरी है, लगभग समझ में आ गया होगा पांचों के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम है कौन सा, संबंधवाचक। तो संबंधवाचक कौन सा बन रहा है, कि कोई, किस, ये तो हो गया अनिश्चय, कोई किस के बारे में, या ये प्रश्न हो गया जिस, नहीं आप जो है वो संबंध बना रहा है, आप तो संबंधवाचक हो गया। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद है, प्रयोग के हिसाब से सर्वनाम के पूरे हमारे 6 भेद है, जो हमने ऊपर देखे। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से एक सर्वनाम शब्द है, तो वृक्ष नहीं है, पुस्तक नहीं, शेर नहीं, तुम है, तो तुम तो आसानी से हो गया। निम्नलिखित में से अनिश्चय वाचक, अनिश्चय, उससे पता नहीं चलेगा कि क्या है, तो कोई से पता नहीं चला कोई कौन, तो अनिश्चय हो गया। सर्वनाम शब्द है, इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो मोहन, कुर्सी, पुस्तक, तुम, ये रिपीटेड है। फिर उत्तम पुरुष की बात करी है, उत्तम मतलब थर्ड, तो उसने, मैं, सॉरी उत्तम मतलब फर्स्ट पर्सन की, सॉरी एक बार कर लेते हैं, हाँ फर्स्ट पर्सन, उत्तम मतलब फर्स्ट और अन्य मतलब थर्ड, मध्यम तो सेकंड हो गया। तो उत्तम मतलब फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, तो उत्तम पुरुष क्या है, मैं, हमारा उत्तम पुरुष हो गया। तुम मध्य पुरुष हो गया, उसने थर्ड पुरुष हो गया, तुम्हारे मध्य पुरुष हो गया। तो सर्वनाम पूरा निपटाया। अब आते हैं विशेषण के ऊपर। तो विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, किसकी विशेषता बताए, स्पेशली संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। जैसे यह भूरी गाय है, तो यह सर्वनाम है और भूरी उसकी विशेषता है कि ये गाय भूरी है। आम खट्टे हैं, तो ये हमारे विशेषण हो गए। तो विशेषण उतने मुश्किल नहीं है समझना, तो ये सब पे नहीं चलते हैं, आते हैं विशेषण के प्रकार पे। तो विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो विशेषण के प्रकार 6 प्रकार होते हैं, जैसे कि सर्वनाम की तरह ही होते हैं, जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक और संबंधवाचक। उनको एक एक करके देखेंगे। क्वालिटेटिव, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रॉपर और रिलेटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझ में आई, अब उनके वो देखते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द विशेषण है, तो सीता, नीला, नीला विशेषण हो गया, तुरंत ही देख के समझ में आ गया। किसी रंग की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आता है, कोई विशेषण नहीं। लड़का चने चबाता है, कोई विशेषण नहीं। बच्चे चने खरीदते हैं, कोई विशेषण नहीं। लड़का चने बेचकर वह लड़का लौट जाता है, यहाँ पे विशेषण होते हैं। लड़का लौट रहा है, तो
तो चने बेच कर लौट रहा है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया। अब प्रकार शुरू करते हैं, जो मेन चीज़ है उसको वही शुरू करते हैं। गुणवाचक, तो जो विशेषण शब्द, जो विशेष शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, इनको बता रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सारे को जब पढ़ लोगे ना, बाकी प्रकारों को, तो उसके बाद जो बचेगा तो वो सब गुण में ही आ जाएगा। तो वह एक अच्छा आदमी है, गुण है। उसका चेहरा गोल है, गुण है। काला टोपी लाल रुमाल, गुण है। भूखे पेट भोजन नहीं होता, तो भूखा पेट गुण है, अवस्था। ठीक है, तो ये पहला हो गया। सेकंड पे संख्या, जहाँ पे भी संख्या जुड़ जाए, कोई भी किसी तरह की संख्या, जैसे 5 घोड़े, 7 विद्यार्थी, संख्या का बोध कराता है, तो ये संख्यावाचक हो गया। तो ये ईजी है, संख्यावाचक विशेषण समझना ईजी है। अब इसके भी भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित तो बहुत ही ईजी है, मतलब नंबर यूज हो रहा है पर्टिकुलर, 1, 2, 8, चौगुना, सातवां, ये सब नंबर्स हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। अब संख्यावाचक में नंबर नहीं यूज हो रहा, फिर भी वो संख्यावाचक हो सकता है, जैसे अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कि कई, कुछ, थोड़ा। मतलब संख्या तो है, मतलब कुछ के अंदर क्या आ सकता है कि कुछ केले दे दो, मतलब इंसान क्या मांगना चाह रहा होगा, 2 केले, 4 केले, 10 केले, तो उसमें कुछ एक संख्या अंदर छुपी होती है ना, तो वो चीज़ हो गई। सैकड़ों, अरबों। अब सैकड़ों एक नंबर नहीं है, मतलब सैकड़ा अलग है, वो 100 है, सैकड़ों अलग है। मतलब सैकड़ों में 10,000 हो गया, मतलब 10 सैकड़ों, 11 सैकड़ों, वो एक अलग चीज़ है। तो ये सारे हमारे अनिश्चितवाचक संख्यावाचक हो गए। तो पहला गुण और संख्या तो समझ में आया होगा। यह तीसरा बच्चा है, वाक्य में तीसरा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये तीसरा बच्चा है, तो क्या है तीसरा, एक तरीके का विशेषण है। ठीक है, ये तीसरा बच्चा विशेषण हो गया। एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो दूध ठंडा है, तो ठंडा गुड़ बता रहा है। मुझे गर्म दूध चाहिए, गुड़ बता रहा है। मीठा गुड़ बता रहा है, 1 गिलास दूध लाओ, तो इसमें कोई भी गुड़ नहीं है। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो 7 है। रावण तो क्या है, ये संज्ञा है मेन। काला विशेषण है पर संख्यावाचक गुणवाचक है, खट्टा भी गुड़ बता रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, तो विशेषण कौन सा है, 5वां, तो 5वां संख्यावाचक विशेषण हो गया। फिर विशेषण के प्रकार में लौटते हैं वापस, तो परिमाणवाचक पे आते हैं। जिन विशेषण शब्दों में किसी, ठीक है, विशेषण के प्रकार पे वापस आए, तो परिमाणवाचक पे आए हम। तो जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु के माप तौल, परिमाण मतलब मेजरमेंट, पैरामीटर की संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है, जैसे कि शेर भर दूध, ठीक है, दर्जन, 1 दर्जन केले, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, ये परिमाण बता रहा है किसी चीज़ का। दूसरे शब्दों में वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित तथा अनिश्चित मात्रा परिमाण का बोध कराए। जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, तो ये जो थोड़ा है ये हमारा क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। बच्चे भूखे हैं, तो परिमाण के भी हमारे 2 आए, निश्चित अनिश्चित। जैसे कि 1 दर्जन केले निश्चित है, 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, तो ये परिमाण हो गया केलों का, कि केलों को नापा है दर्जन में और वो निश्चित वैल्यू है उसकी, तो वो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। सेम टाइम पे अगर हम बोल रहे हैं अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे कि सब धन, कुछ दूध, थोड़ा दूध, बहुत पानी, उसमें मतलब फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि इतनी ही चीज़ उसके अंदर आ रही है, तो ये हो गया। तो क्या हमने पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। गुणवाचक पढ़ा, जिसमें गुण आते हैं। संख्यावाचक में निश्चित अनिश्चित 2 हो गए। सेम तरीके से विशेषण में परिमाणवाचक जो तीसरा कैटेगराइजेशन है, उसमें भी निश्चित अनिश्चित 2 परिमाण हो गए, जो परिमाण किया जा रहा है, मतलब मेजरमेंट किया जा रहा है, पैरामीटर है कोई। अब आते हैं चौथे पे, जो है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जो संकेत बता रहा है, जैसे कि वो मतलब वो सर्वनाम भी एक तरीके से, सार्वनामिक विशेषण भी उसे कहते हैं। जैसे कि मैं, तू, वह गाय दूध देती है, मतलब उस गाय की तरफ संकेत करके बता रहे हैं, पर हम शब्द क्या यूज कर रहे हैं, वह। यह पुस्तक मेरी है, तो हम यह शब्द क्या यूज कर रहे हैं, यह को यूज कर रहे हैं यहाँ पे पुस्तक के बारे में बताने के लिए। उक्त वाक्यों में वह सर्वनाम गाय संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये लड़के, इसको देख लेते हैं, ये लड़के, कोई स्त्री, कौन सा फूल, वे कुर्सियाँ आदि में कोई कौन सा, ये सब, ठीक है। तो संकेत किया जा रहा है, मतलब इशारा करके बोला जा रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वो हमारा संकेतवाचक हो गया। आगे बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण की तरफ। जैसे कि जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है, मतलब यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जा रहे हैं विशेषण, वो विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं। जैसे कि इलाहाबाद से इलाहाबादी, तो इलाहाबादी एक विशेषण है। इलाहाबादी मतलब कोई भी इंसान जो इलाहाबाद का रहने वाला है, या इलाहाबाद से रिलेट करती है कोई भी चीज़। जैसे इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। फिर इलाहाबाद से इलाहाबादी। जयपुर से जयपुरी, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है, तो ये भारत से भारतीय खाना हो गया।
तो किसी आप कोई भी एक चीज़ होगी, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, कोई खाने की चीज़, लिविंग नॉन लिविंग कोई इंसान, और वो कहीं से रिलेट करता हुआ दिख रहा है कि ये अमरूद इलाहाबाद के हैं, खाना भारतीय है, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण का यूज़ हो रहा है। तो ये याद रखेंगे। तो संकेतवाचक या सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक। लास्ट में आते हैं तो संबंधवाचक विशेषण। तो वो जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषताएं दूसरी वस्तु के संबंध में बताता है, मतलब कंपेयर करके, तो वो हमारा कंपेरेटिव वाले हो गए। तो आनंद से आनंद में, आनंद संज्ञा से उसको बना दिया आनंद में, बाहर से बाहरी, खुला से खुलना, खुलना से खुला, इस तरीके से। तो विशेषण शब्दों की रचना कैसे करते हैं, तो ये हमारे इतने विशेषण निकले, 6 प्रकार निकले इसके। इसमें क्या है, आनंद संज्ञा से हमने क्या बनाया, आनंद में, इसको देख लेते हैं दोबारा, इसको कर लेते हैं ऐसे, आनंद में बनाया। सेम इसी तरीके से हमने बाहर से बाहरी बनाया, बाहर किससे, बाहर क्रिया विशेषण है ये। तो इस तरीके से संबंधवाचक हुए, तो इनको बनाना पड़ता है। जैसे कथन से कथित, तुन से तुंदिल, धन से धनवान, नियम से नियमित, राधा से राधे, गंगा से गांगे, दीक्षा से दीक्षित, पर्वत से पर्वतीय। तो ये सारे हमारे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना करी गई है। तो ये बहुत सारे शब्द हैं। प्रदेश से प्रादेशिक, प्रकृति से प्राकृतिक, भूमि से भौमिक, मुख से मौखिक, बुद्ध से बौद्ध, मृत्यु से मर्त्य। तो इस तरीके से, तो इसको पूरे को क्या पढ़ेंगे, पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कर्म से कर्मठ, कर्मी, कर्मण्ठ्य, तो थोड़े अलग हैं, उनको देख लेते हैं। उपयुक्त से उपयुक्त, ठीक है, उपयोगी, उपयुक्त। क्रोध से क्रोधालु, क्रोधी। और चिंता से चिंत, चिंतनीय, चिंतित, ये सब बनते हैं। और तिरस्कार से तिरस्कृत, जागरण से जागृत, जागृत या जागृत, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। लाभ से लब्ध और लभ्य, ये दोनों विशेषण है, लब्ध और लभ्य विशेषण है, ये हो गया। और वायु से वायव्य और वायवीय, तो ये थोड़े अलग हो गए। तो ऊपर वाले हमारे संज्ञा से थे बनाए, अब हमने बनाया सर्वनाम से विशेषण बनाया, ठीक है। सर्वनाम से विशेष शब्दों की रचना से कोई, कोई सा, कौन, कैसा, तुम, तुम्हारा, तो ये विशेषण है, ये सर्वनाम है। क्रिया से बना सकते हैं, भूलना, भुलक्कड़, पीना, पियक्कड़, तो ये सब खाना से खाऊ, मिलन से मिलनसार, पत से पतित, उड़ना से उड़ाकू, तो ये सब हमने क्रिया से बना दिए हैं। क्रिया से हमने क्या बना दिए, विशेषण बना दिए अपने। और लास्ट में अव्यय, अव्यय अभी पढ़ना बाकी है, तो अव्यय से बनाएंगे, तो अव्यय से विशेषण बना दिया है हमने। से ऊपर से ऊपरी, नीचे से निचला, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं विशेषण की अवस्थाएं या तुलना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो वो एक यहाँ पे जो बोला था कि संबंधवाचक में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ थी, मतलब आनंद से आनंदमय बना दिया, इस स्टेट में कंपेयर किया है। यहाँ पे हम जो कंपैरिजन असली वाला होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन या अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, उनकी बात हो रही है। तो पहला क्या है, मूल अवस्था, हिंदी में पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री, और उत्तमा अवस्था मतलब सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट वाला। तो पॉजिटिव डिग्री तो सिंपल है कि कमल सुंदर फूल होता है, तो कमल बस एक बता रहे हैं कि वो सुंदर फूल होता है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, तो गुणवाचक विशेषण की तरह ही तरह हो गई है, ठीक है, इसमें कुछ बहुत अलग नहीं है। अब आते हैं उत्तरावस्था में कंपैरेटिव डिग्री में, यहाँ पे जैसे बनाते हैं सुंदरतर, महत्तर, लघुतर, अधिकतर, इस तरीके से बनाते हैं। जैसे यह पुस्तक उस पुस्तक से मोटी है, तो यहाँ तो पूरा स्टेटमेंट को लेके ही कंपेयर किया है। सीता गीता से अधिक सुंदर लड़की है, तो अधिक यूज कर लेते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सुंदर के संग अधिक सुंदर कर दिया, या फिर ऐसे भी बनाते हैं तर लगा के। उत्तरावस्था में केवल तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगाया जाता है, तो केवल तत्सम शब्दों में ही तर प्रत्यय लगाया जाता है, ये याद रखेंगे। और सुपरलेटिव तो क्या है कि कपिल सबसे या सबों में अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो, ये सबसे शब्द का बहुत यूज किया है, सबसे, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुंदरतम, इसमें भी प्रत्यय जोड़ा जाता है, ठीक है, उन शब्दों में सुंदरतम, लघुतम, श्रेष्ठतम, वहाँ तर जोड़ा है या तम जोड़ा है, तो ये हो गया तम। विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो
विशेषण की उत्तरावस्था या उत्तमावस्था बनाने के लिए एक या अधिक तुलना की जाती है, एक या अधिक चीज़ों की तुलना की जाती है। जैसे कि अधिक सबसे अधिक लगाकर करते हैं, जैसे कि मोटा अधिक मोटा, और उत्तमावस्था में सुपरलेटिव डिग्री में सबसे अधिक मोटा, अच्छा सबसे अधिक अच्छा। तो इस तरीके से यूज होता है। लघुतर लघुतम, उच्चतर उच्चतम। तो यहाँ पे कुछ डिटेल बनी है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का विशेषण होता है, तो अग्नि का विशेषण इंपॉर्टेंट है, वो होता है आग्नेय है। अग्नि का विशेषण अगर बनाएंगे, अग्नि क्या है, एक तरीके की नाउन है, संज्ञा है। लूट धातु से निर्मित शब्दों का कौन सा विशेषण है? लूट से जब विशेषण बनाएंगे तो इसका होगा लुटेरा। लुटेरा एक तरीके का मतलब एक विशेष पद या एक टर्म दिया गया है जो इंसान लूट लेता है, तो उसको लुटेरा बना दिया। लंबाई से विशेषण बनेगा लंबा, लंबाई से सीधे सीधे लंबा, कि वो इंसान लंबा है तो उसकी विशेषता केवल लंबा बोल के बताई दी जा सकती है। तो इस वजह से ये हो गया। कंठ का विशेषण होगा, तो कंठ का इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंठ का विशेषण की अगर बात करें तो कंठ का विशेषण कंठय हो गया। काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है? काला क्या बता रहा है? काला गुड़ बता रहा है, तो गुड़ विशेषण। अधिक अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो छोटा बड़ा भी अपने आप में विशेषता ही बताई जा रही है किसी चीज़ की। हरा पीला, ठीक है, गुड़ बता रहा है। 2 3 संख्यावाचक विशेषण। राम लक्ष्मण संज्ञा है, नाम बताए जा रहे हैं लोगों के, भगवान के। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं, तो वो विशेषण नहीं है, वो क्रिया विशेषण है। मतलब वो एज ए क्रिया यूज हो रहा है पर वो विशेषता बता रहा है। तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो काला तो मतलब क्रिया विशेषण तो नहीं हो सकता, उसमें कोई क्रिया नहीं है। तेज, वो तेज दौड़ रहा है, मतलब तेज दौड़ना क्रिया भी हो रही है और वो विशेषता भी बताई जा रही है। तो क्रिया विशेषण की अगर बात करें तो तेज हमारा सही आंसर है। गीला क्या है? एक तरीके से हमारा गुणवाचक विशेषण है कि ये चीज़ गीली है, पानी गीला है, पानी का गुण बता रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? विशेष्य कौन है जिसका विशेषण बताया जाता है? तो हमारा आकाश, आकाश नीला है, ठीक है, या जो भी बोल सकते हैं कि आकाश, जैसे सूर्यास्त के समय की ऑरेंज है, गुलाबी है, तो वो विशेष आकाश है। आकाश की विशेषता किसी चीज़ों से मिलके हमने बता देते हैं। शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो विशेषण कौन सा नहीं है? तो आंतरिक, अंतर, आग्नेय। आग्नेय देखा था, अग्नि का विशेषण। अधिकारी भी एक विशेषण ही है कि वो अधिकारी है, उसके पास अधिकार है। आंतरिक है, अंतर जो है डिफरेंस, डिफरेंस किसी चीज तरह का विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गई, कौन सा विशेषण नहीं है? भयभीत, भीरू, भयभीत डरा हुआ, मतलब विशेषता बताई जा रही है किसी इंसान की। भीरू भी विशेषण है। भव जो है ये विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान। तो विद्वान एक विशेषता बताई जा रही है कि वो इंसान बहुत बुद्धिमान है, तो उस इंसान की विशेषता को बता दिया गया है उसको विद्वान बोल के। तो इस वजह से जो विद्वान है वो एक विशेषण हो गया। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है, तो किस चीज का विशेष बताया जा रहा है? तो विशेष से हमारा व्यक्ति, कि ये कृशकाय विशेषण है। विशेषण क्या है? कृशकाय। तो कृशकाय व्यक्ति मतलब व्यक्ति की विशेषता को बताया जा रहा है, तो विशेष से व्यक्ति हो गया। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो ऐसा कौन सा विकारी शब्द है जिससे संज्ञा की व्याप्ति पता चलती है? संज्ञा की उसका गुण पता चलता है कि कैसी संज्ञा है, तो वो हमें विशेषण कहते हैं उसे। तो विशेषण की क्या एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक है? दोनों किस प्रकार का है? तो दोनों समुदाय बोधक है, मतलब दो लोगों का ग्रुप बताया जा रहा है, तो समुदाय है, ठीक है। तो यहाँ क्रम बोधक, अच्छा इतना डिटेल में कैटेगराइजेशन नहीं भी पढ़ा है, पर इसको देख के समझ सकते हैं कि ये समूह के बारे में बताया जा रहा है, दोनों, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण है, समुदाय बोधक तरीके का। वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में? देखते, राम और श्याम भाई हैं, तो कोई विशेषण नहीं है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, कोई विशेषण नहीं। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, तो खाने में ये चीज़ है, हो सकता है मे बी। राम ने खाना खाकर और रोटी मांगी, तो रोटी, तो आई थिंक दिस विल बी द, खाने में, खाने की विशेषता क्या है कि उसमें दाल और रोटी है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ये फिर वही बात हो गई कि ये ऑप्शन गलत होगा। आंसर विल बी सी। बाकी आपने पूरा विशेषण पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, एग्जाम्पल देखे, तो आप खुद से भी सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए। अब विशेषण का प्रयोग
हुआ है, तो गुलाब के फूल मुझे पसंद है, तो फूल किस चीज़ के हैं, तो फूल गुलाब के हैं। तो ये हमारा विशेषण यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। लड़का फूल देकर चला गया, तो यहाँ पे कोई भी ना फूल की विशेषता ना लड़के की, लड़का आया ही भी नहीं, तो गुलाब के फूल लाया है। तो यहाँ पे भी फूल जो हैं गुलाब के हैं, पर वो एक मतलब इंडिकेट किया जा रहा है, जैसे संज्ञा भी यूज़ कर रहे हैं कि गुलाब का फूल, तो उसमें कोई विशेषता नहीं है, गुलाब के फूल पसंद हैं, इसमें विशेषता है। तो सी, तुम कहाँ पढ़ते हो कि में किस कोटि का विशेषण प्रयोग हुआ है, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो पढ़ने की विशेषता पूछी गई है कि किस जगह पढ़ते हो, तो यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक विशेषण यूज हुआ है। तो ये चीज़ देख के समझ में आई आसानी से। फिर आते हैं क्रिया पे। तो क्रिया हमारा क्या कहती है, जिस शब्द में के द्वारा किसी कार्य को करने का बोध होता है, कि जिस शब्द से पता चल रहा है कि ये कार्य किया जा रहा है, जैसे पढ़ना, मतलब मैंने पढ़ाई करी है तो उसको पढ़ना बोल दिया। खाना, मैंने खाना खाया, खाना मतलब खाने वाली वस्तु, और उसको खा लिया तो उसे खाना ही बोल दिया, ठीक है। पीना, जाना, तो बेसिक सी चीज़ें रिवाइज करें। क्रिया को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, जो क्रिया को कर रहा है। जैसे कि अली पुस्तक पढ़ रहा है तो अली करता है, बाजार करता है, बाजार में बम फटा तो बम करता है, और बाहर बारिश हो रही है तो इसमें भी कर्ता हो गया। बच्चा पलंग से गिर गया तो पलंग से कौन गिर गया, बच्चा गिर गया। बारिश कहाँ हो रही है, बाहर हो रही है। बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, बारिश, तो बारिश कर्ता हो गया, बच्चा हो गया, अली हो गया, बाजार में, तो ये इस तरीके से पढ़ रहा है, गिर गया, ये सब क्रिया है। तो इसको इतना खींचते हुए ना आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये भी कैटेगराइजेशन कर दिया है कि जैसे इसमें कोई दिख नहीं रहा साफ तरीके से, तो इसमें बाजार में मतलब किसने किया, बम फटा कैसे, अब ये नहीं पता, तो ये स्वतः हो रहा है। बाहर बारिश हो रही, कैसे हो रही है पता नहीं, तो अतः इसमें से कोई भी कर्ता प्रधान नहीं है। अन्य दो वाक्यों में क्रिया की नहीं की गई है बल्कि स्वतः हुई है, की नहीं गई है मतलब किसी ने किया नहीं है, हमें पता नहीं किसने किया है, अपने आप हुई है, इसलिए इसमें कोई भी कर्ता प्रधान नहीं है। तो एक ही स्टेटमेंट समझ लेंगे, याद रखेंगे। फिर वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि ये अपने आप में क्रिया है और इसी वाक्य का अर्थ भी है कि पानी लाओ, तो इसमें बस आदमी सुन के समझ गया कि पानी लाना है, रुक जाओ या रुको, बस केवल एक शब्द से पूरा वाक्य पूरा हो गया कि रुको। तो क्रिया का महत्व होता है। तो तुम्हारा आना खुशी की बात है, वाक्य में आना क्या है, तुम आ रहे हो, तो आना मतलब क्रिया है, किया जा रहा है। मैं सावधानी से लिखता हूँ, इस वाक्य में सावधानी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो सावधानी से लिखता हूँ मतलब लिखने की विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो उसे क्रिया विशेषण बोलेंगे। तो क्रिया विशेषण की ये डेफिनेशन हो गई, जो क्रिया की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए तो वो सिर्फ विशेषण होता है, और ये भी एक तरीके का विशेषण है, क्रिया के विशेषण को बता रहा है पर विशेषण विशेषता को बता रहा है। विशेषण शब्द हमने पहले यूज कर लिया संज्ञा सर्वनाम के साथ, तो यहाँ पे हमने नया शब्द बना दिया कि क्रिया विशेषण, तो उसको हम क्रिया विशेषण लिखते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण क्या है, तो धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हमारा क्या है, एक गाना है और क्रिया विशेषण भी है। अंधेरा, ये सब अलग चीज हो गई। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण इंगित करें, खाओ और सो, खाकर अभी सो जाओ, खाने के बाद सोना नहीं, खाओ पैर पर सो ना जाओ, तो खाकर अभी सो जाओ, तो सो जाओ और कैसे, अभी सो जाओ, ये क्या है, अभी सो, अभी मतलब क्रिया विशेषण, ये सो जाने की क्रिया को की विशेषता को बता रहा है कि अभी ही सो जाओ। क्रिया के भेद पे आते हैं, तो क्रिया के भेद पे आए तो हमारा क्या आ जाता है, सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, या अकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो सकर्मक मतलब उसके नाम से पता चल रहा है कर्म के साथ कर्म भी हो, सकर्मक कर्म को साथ लेके, अकर्मक विदाउट कर्म। तो वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो तो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि सरल शब्दों में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, कि उस काम से होने पे किसी पे फर्क पड़ रहा है तो उसका फल कर्म पर पड़े। जैसे कि अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही हैं, माली ने पानी से पौधों को सींचा, तो समझते हैं उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक, पानी और पौधे शब्द कर्म है, ठीक है। तो पुस्तक और पानी, पौधे कर्म है, मतलब
ये काम है, इन पे काम हो रहा है, क्योंकि कर्ता अध्यापिका तथा माली इनको कर रहा है। मतलब उस ये देखो क्रिया क्या है, पढ़ा रही है, करने वाला कौन है, अध्यापिका, पर पढ़ाया क्या पाया जा रहा है, तो पुस्तक पढ़ाई जा रही है, तो ये कर्म जो बचा हुआ हो गया ये कर्म हो गया। ऐसे यहाँ पे माली ने पानी से पौधों को सींचा, तो देखते हैं सींचा तो हो गया क्रिया, ठीक है, किसने किया, माली ने किया, किससे किया, पानी से, पर किसको किया, तो वो इम्पोर्टेंट है, पौधों को सींचा, पानी से पौधों को सींचा, तो पुस्तक पानी पौधे शब्द कर्म है, तो ये समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अध्यापिका तथा माली का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है, मतलब उनके काम जो वो कर रहे हैं, जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, दिस इज अकर्मक क्रिया, मतलब वो पढ़ा तो रही है पर उसका फल किस पे पड़ रहा है, क्या चीज़ को पढ़ाया जा रहा है पता नहीं, तो वहाँ पे हमने कर्म को छुपा लिया, तो वो अकर्मक हो गया। अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है तो बता दिया गया, तो वो सकर्मक क्रिया हो गया, ये अकर्मक सकर्मक हो गया। अब सकर्मक में भी दो तरीके के हो गए, सकर्मक की बात करें तो वहाँ पे एक हमारा एक कर्मक आ गया और सेम टाइम पे हमारा द्विकर्मक आ गया, मतलब एक कर्म और दो कर्म, कर्म होगा, सकर्मक से पता चल गया कि कर्म होगा ही होगा, पर एक कर्म हो सकता है और दो कर्म हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, ठीक है, एक ही कर्म, वह एक कर्मक क्रिया, जैसे श्याम फिल्म देख रहा है, श्याम देख रहा है ये अकर्मक हो गया, श्याम फिल्म को देख रहा है तो ये सकर्मक हो गया, उसमें एक कर्म है वो है फिल्म। अब जैसे द्विकर्मक देखते हैं, श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, तो श्याम देख रहा है ये अकर्मक सेंटेंस हो गया, उसी में श्याम फिल्म देख रहा है ये सकर्मक और एक कर्मक हो गया। अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है तो यहाँ पे दो कर्म हो गए, उसका भाई और फिल्म, ठीक है, दो चीज़ों पे जो भी वो कर रहा है उसका असर पड़ रहा है, मतलब ये समझे कि कितनी चीज़ों पे असर पड़ता है, जिस पे असर पड़ता है वो कर्म होता है। नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही, तो नौकरानी लगा रही है ये अकर्मक, नौकरानी पोछा लगा रही है ये सकर्मक और एक कर्मक, मतलब पोछा को लगाया जा रहा है और फिनाइल से पोछा को लगाया जा रहा है, तो इसमें दो कर्म आ गए, दो कर्म हमारा फिनाइल और पोछा। अब निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया का वाक्य, तो समझना जरूरी है, जब पढ़ लिया तो सकर्मक कौन सा है, मंदाकिनी सोती है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, मतलब मंदाकिनी सो रही है, बात खत्म। बालिका निबंध लिख रही है, तो निबंध को लिखा जा रहा है, तो ये हमारा कर्म हो गया, कर्ता ने कर्म को, तो उसका जो होता है ये वो को होता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश तो बहुत बड़ा डोमेन हो गया, पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ने में कर्म, मतलब हम आकाश को कर्म नहीं कह सकते, ये समझने की बात है। सकर्मक क्रिया का एक और वाक्य बताना है, ठीक है, सकर्मक क्रिया का मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध, ये तो वही आ गया, ठीक है, सेम चीज़ दो बार हो गई। अब क्रिया के भेद, तो वही हमने कंटिन्यू किया हेडिंग, तो अकर्मक क्रिया पे आते हैं। अकर्मक क्रिया में कोई भी कर्म नहीं होता, कर्म रहित होता है, कर्म के बिना, जैसे श्याम सोता है, कोई भी कर्म नहीं है, श्याम कुछ काम कर रहा है, वो सोने का काम कर रहा है पर कर्म नहीं है। अनुदाहरण, मतलब उसके सोने से फर्क किस पे पड़ रहा है, किसी थर्ड पर्सन पे, किसी सेकंड चीज़ पे, तो वो नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है, ये सब अकर्मक हो गए। कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार होती हैं, तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, ये सब अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है। मतलब आप तैरने के संग क्या लगाओगे, वो तैर रहा है, ठीक है, तो अगर वो स्विमिंग पूल में भी तैर रहा है तो उसमें स्विमिंग पूल कर्म नहीं होगा, ये कहने का मतलब है कि ये क्रियाएं अकर्मक ही रहती हैं। अब अकर्मक क्रिया के उदाहरण बता दो, तो विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक को पढ़ रहा है, वे गीत गा रहे हैं, वो गीत को गा रहे हैं, खिलाड़ी हॉकी को खेल रहे हैं, हवा चल रही है, तो ये अकर्मक है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। फिर से आगे आते हैं, अकर्मक क्रिया को बताना है, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी, ये चीज़ें तुम्हारा, ये चीज़ें जो है वो कर्म हो गया, जी ललचा रही हैं। वह अपना सिर, वो मतलब खुद का सिर को खुजलाता है, तो श्याम सोता है, ये अकर्मक हो गया। तो सकर्मक अकर्मक देखना इतना हार्ड नहीं है, सकर्मक देख लिया तो उसमें एक कर्मक द्विकर्मक देखना भी इतना हार्ड नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान पर। तो वो तो हमने वैसे भी देख लिया कि पहचान कैसे सकते हैं, फिर भी देखते हैं कि राम फल खाता है, प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है, उत्तर मिलेगा फल, अतः खाना सकर्मक क्रिया। तो ये सब पहले ही बता दी कि प्रश्न करने से और उसका असर किस चीज़ पे
पढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें, फल को खाया जा रहा है, फल को खा रहा है, ठीक है। तो ये सीमा रोती है, तो इसमें रोने का कुछ, क्या रोती है, कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये अकर्मक हो गया। उसका सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है, तो अपना सिर, तो अपना सिर ये कर्म हो गया। उसका सिर खुजलाता है, कोई कर्म नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं घड़ा भरता हूँ, कौन कर रहा है, मैं घड़े को भर रहा हूँ, घड़ा भर रहा है। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो अकर्मक सकर्मक का ऊपर दो क्वेश्चन भी देख लिया, आगे बढ़ते हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना या प्रयोग के आधार पर अगर देखें तो क्रिया कितने तरीके की होती है प्रयोग के आधार पर। तो संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, 4 तरीके की क्रिया होंगी। तो उनको एक एक करके देखते हैं। संयुक्त क्रिया या फिर कंपाउंड वर्ब, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, जैसे कि ऐसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। बच्चा विद्यालय से लौट आया और किशोर रोने लगा। तो उपयुक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं, जैसे लौट आया, लौटना और आना, रोने मतलब रोना भी क्रिया है और लगा, तो 2 या 2 से अधिक अगर क्रिया आ जाए तो मतलब ठीक है, 2 और मोर क्रिया अगर आ जाए तो हमारा संयुक्त क्रिया कंपाउंड वर्ब हो गई, और कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। राम शैया पर लेट गया, लेट और गया 2 हैं, तो इसमें है। कुत्ते ने काट खाया, काटना और खाना। श्याम माँ जा रही है, तो यहाँ पे केवल ये जो है यहाँ पे केवल एक क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है। उसी जाने को जा रही है एक्सटेंड कर दिया। संयुक्त क्रिया नहीं है, फिर से वही बात आ गई, और यहाँ पे भी संयुक्त क्रिया का बोला गया था कि संयुक्त क्रिया नहीं है। तो यहाँ नहीं कौन सा है, लड़का दिल्ली जा रहा है, तो दिल्ली को जा रहा है या दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पे वह कॉलेज में पढ़ता है। शीला बहुत अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर होना बस एक ही क्रिया है, बहुत और अच्छी अलग तरीके के वर्ड हो गए। तो ये हो गया। वह आज से वापस लौटी है, ठीक है, तो वापस लौटना दोनों अलग अलग हो गए, वापस आना, तो ये हो गया, इसका सी हो गया। शीला डॉक्टर है, बहुत अच्छी उसकी विशेषता है, और बस डॉक्टर है, और क्या। तो पहला तो समझ में आया संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया देखते हैं, नॉमिनल वर्ब। तो नाम धातु का मतलब है संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, मतलब हमने क्रिया को किससे, संज्ञा विशेषण के साथ जोड़ लिया है, जैसे कि, या फिर वो क्रिया जो संज्ञा अथवा विशेषण से बनाई जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे शर्माना, हमारा संज्ञा शब्द शर्म है और उससे हमने शर्माना बना लिया। नरम है, नरमाना बना लिया। कप कप है, कप कपाना बना लिया। बड़बड़ है, बड़बड़ाना बना लिया। तो ये सब क्या है हमारे, ये तो अनुकरणवाची शब्द हैं, ये विशेषण शब्द हैं, ये संज्ञा शब्द हैं, इनसे हमने बनाया है, तो वो नाम धातु क्रिया है, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनाई जाती है तथा अनुकरणवाची शब्दों से मतलब अनुकरण रिपीटेड वाले जो शब्द होते हैं, थप थप, थर थर, कप कप, इनसे बनाया जाता है, तो वो नाम धातु क्रिया होती है। तीसरी देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, जिससे कुछ प्रेरणा मिल रही है। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को करने के लिए कह रहा है या प्रेरणा दे रहा है, जैसे काटना से कटवाना, तो कुत्ते से कटवा दिया, तो खुद उसने नहीं किया वो काम, किसी और से करवाया। करने से, करना से कराना, तो ये सब हमारा प्रेरणार्थक क्रिया आ जाता है, पॉजिटिव वर्ब। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो करवाता है, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी कैसी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। पढ़वाती है, अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ब हो गई, प्रेरणार्थक वर्ब हो गई। फिर तो वही चीज़ है कि मूल क्रिया उठना है, प्रथम प्रेरणार्थक बनाया तो उठाना कर दिया, उठवाना कर दिया, 2 तरीके से कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, हमसे पूछ रहे हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। पिता उसे पढ़ाते हैं, तो यहाँ है राम नहीं पढ़ता, तो यहाँ पे कोई मतलब राम के अलावा और कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, तो इसमें नहीं होगा। पिता किसी को पढ़ा रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे हैं, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो पढ़ाते पढ़वाते दोनों हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे ऊपर हमने अभी देखा कि 2 हमारे अलग अलग बने, उठना से उठाना भी बन गया और उठवाना भी बन गया, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, तो लिखवाता देख के समझ में आ गया कि प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें और तो कुछ है नहीं समझने की बात, तो ये हो गया। फिर आते हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, तो सेम वही हेडिंग चल रही है हमारी। तो पूर्वकालिक क्रिया जो चौथा हमारा था, तो एब्सोल्यूट वर्ब जो जिसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया।
तो जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए, ठीक है, तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब वो भी एक क्रिया है और ये भी एक क्रिया है। ये हमारा मुख्य क्रिया है कि मेन स्टेटमेंट की क्रिया ये है, उसके पहले भी अगर कोई क्रिया हो जाए और वो पूर्व में हो रही है तो इससे उसका समझ में आया कि पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो पूजा की तो मेन क्रिया है, मुख्य क्रिया, उसके पहले उसने नहाया भी, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, नहाना पूर्वकालिक क्रिया हो गई। राखी ने घर पहुंचकर फ़ोन किया, तो घर पहुंचना पूर्वकालिक क्रिया है और फ़ोन करना हमारा मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो ये सब समझ में आ रहा होगा, तो ज़्यादा इसमें नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्रिया यहाँ पे ख़त्म हुई। तो कौन कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और हमारा संयुक्त क्रिया कंपाउंड वर्ब। तो संयुक्त मतलब दो या दो से अधिक मिला के, और प्रेरणार्थक मतलब किसी और से करवाया जा रहा है, नाम धातु मतलब संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनाया है उसको, और पूर्वकालिक मतलब जो मेन मुख्य क्रिया के पहले आ जाता है। तो ये कैटेगराइजेशन में संरचना या प्रयोग के आधार पर। और क्रियाओं की पहचान सिंपल करें तो सकर्मक और अकर्मक होती है। सकर्मक में एक कर्मक और द्विकर्मक होती है। तो ये सब हमने क्रिया के बारे में पूरा पढ़ा। लास्ट टॉपिक देखते हैं अव्यय। इसके पहले ये देख लेते हैं कि ये वीडियो में ये सब हम मेन जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं ग्रामर के वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये संज्ञा से अव्यय तक के हमारे हम PYQs को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कितने PYQs जो देख लेते हैं, यहाँ 1 से मार्क किया है और हमारा ठीक है यहाँ तक आया 167 PYQ है। तो ये करेंगे नेक्स्ट। तो बस लास्ट हम चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? हम चल रहे हैं अव्यय पे। अव्यय को पढ़ते हैं और इसको एंड करते हैं। ठीक है, अव्यय। तो अव्यय नया तरीके का शब्द है, ठीक है, ऐसे नहीं सुना। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय, अव प्लस व्यय या अविकारी शब्द, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अव्यय ऐसे शब्द होते हैं, अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, मतलब वो बदल नहीं सकते। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी शब्द होते हैं जो बदल नहीं सकते। इनका व्यय नहीं होता है, मतलब बदलना नहीं होता, अतः ये अव्यय है, मतलब अव्यय, व्यय हो नहीं सकता इनका। जैसे कि जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, मतलब इसमें जैसे ये कोई इनका लिंग नहीं है कि आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाओगे तो अलग हो जाएगा, नहीं, मतलब एकदम फिक्स शब्द है। ये बोला जाए तो फिक्स इज बेटर वर्ड, फिक्स है, उनको आप बदल नहीं पाओगे। अरे, ठीक, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए ये सब चीज़ें इसमें अव्यय आ जाता है। अब अव्यय भी कितने तरीके के होते हैं? तो अव्यय भी हमारे अगर बात करी जाए, अव्यय के भेद पे बात करें तो 4 तरीके के हो गए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो जो इंग्लिश में हमने पढ़ा था एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो कंजक्शन दो उसको जोड़, जिससे दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वो कंजक्शन हो गया। एडवर्ब क्रिया का विशेषण, जो ऊपर हमने पढ़ा भी है कि विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जो चीज़ क्रिया की विशेषता होता है वो क्रिया विशेषण। तो उसको इंग्लिश में हमने क्या बोला है? एडवर्ब बोला है। और विस्मयादिक बोधक मतलब इंटरजेक्शन, जैसे अरे, वाह, ये सब हो गए। तो वो देखते हैं कि करके। क्रिया विशेषण तो वैसे भी पढ़ लिया, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, टहलना क्रिया है, धीरे धीरे मतलब क्रिया विशेषण है। राम वहाँ टहलता है, तो उस जगह कहाँ टहल रहा है? वहाँ टहल रहा है, तो टहलना क्रिया है, वहाँ क्रिया विशेषण है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्रिया विशेषण के भी कैटेगराइजेशन है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने 4 प्रकार के होते हैं। तो वो देखते हैं। स्थानवाचक, मतलब जैसे यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, मतलब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, उससे स्थान जुड़ा है। कालवाचक, ठीक है, समय। परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो ये हमारे क्रिया विशेषण के भी 4 कैटेगराइजेशन हो गए। अब संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य दूसरे शब्द से उनका संबंध बताए, ठीक है, तो वो जोड़ के, मतलब वो किसी एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बता रहा है। अच्छा, संबंध बोधक तो वैसे भी क्या देखा था? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन तो सबको आ, दा, ये पता ही होता है इंग्लिश में। और कंजक्शन है, ये दो उनको जोड़ता है। तो ये प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन हो गए। एडवर्ब एक अलग तरीके की चीज़ हो गई। तो अब हम आ रहे हैं संबंध बोधक पे, जैसे कि दूर, पास, अंदर, ये सब हैं। यदि
यह संज्ञा ना हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण कहलाएगा। मतलब सेम चीज़ अगर तुम बिना संज्ञा के यूज करो तो वह क्रिया विशेषण बन गया, और संज्ञा के साथ यूज करो तो वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी कहाँ बैठे हैं वो बता रहा है, तो वृक्ष के ऊपर। तो यहाँ पे क्योंकि पक्षी संज्ञा है इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। जैसे धन के बिना कोई काम नहीं होता, धन क्या है, संज्ञा, तो धन के बिना, तो ये हमारा क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय मतलब प्रीपोजिशन। तो ये बिना, धन, ये सब चीज़ें, सॉरी बिना, ऊपर, बाहर, आगे, पीछे, नीचे, ठीक है। तो अपॉन, एट, ये सब क्या होता था, प्रीपोजिशन होता था। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 14 प्रकार के होते हैं, तो इतना डीप में नहीं जाएंगे। समुच्चय बोधक मतलब कंजक्शन, जो विकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं, जोड़ते हैं। कंजक्शन की डेफिनेशन लगभग लोगों को पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में ग्रामर में जो पढ़ी है, जो जोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे यद्यपि, चूंकि, परंतु, किंतु, आंधी आई और पानी बरस गया, तो और क्या है, कंजक्शन है यहाँ पे। यहाँ और अव्यय समुच्चय बोधक है क्योंकि यह पद दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है, जोड़ता है। और अव्यय तो पता ही है कि मतलब जिनको हम बदल नहीं सकते, जो जैसे और हमेशा और ही रहता है, वो बदलता नहीं किसी भी कंडीशन में। जो शब्द का, जिन शब्दों का व्यय ना हो सके, जिनको बदला ना जा सके, जैसे कि 2 और 2 4, और राम और लक्ष्मण, ठीक है, ये सारे कंजक्शन है या फिर समुच्चय बोधक अव्यय हैं। मोहन ने बहुत परिश्रम किया परंतु, ठीक है, परंतु ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है, सफल ना हो सका, ये सफल ना सका। अब समुच्चय बोधक मतलब कंजक्शन के भी 2 ग्रुप हो गए, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और हमारा सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, 2 तरीके के कंजक्शन हो गए। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यवधिकरण समुच्चय बोधक। तो बस ये लिख दिया है यहाँ पे, ऐसे याद रखने का, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अव्यय की बात करते हैं, लास्ट कैटेगरी विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब ये तो सबसे इजी बचे। आश्चर्य, जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, आशीर्वाद, किसी इमोशन के बारे में बताते हैं, जैसे कि हाय, अब मैं क्या करूं, अरे, ठीक है। और विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है ये होता है, तो ये जहाँ लगे होंगे तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय ही होंगे। जैसे है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, और हाय, और ये सब चीज़ें हो गई। इसके भी निम्न इतने वेद हैं, हर्ष को बताता है, शोक को बताया जाता है, आश्चर्य को बताया जाता है, स्वीकार बोधक, हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक और संबंध बोधक। तो बहुत तरीके के, वो उसमें नहीं जाते। अब इसमें से अव्यय बताना है, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय बताइए। आया क्रिया, नहीं, कोई अव्यय नहीं है। वह सर्वनाम है किंतु हमारा अव्यय है, तो ये बताना आसान है। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा क्या है, वह ऐसा दौड़ा, ऐसा हमेशा ऐसा ही रहता है, मतलब वो शब्द बदलता नहीं है, तो वो अव्यय हो गया। एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा वाक्य अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा वाक्य, मैं अभी खाया, मैंने मतलब अभी खाया, तो ये अव्यय है। श्याम इधर आओ, इधर भी अव्यय है। मैंने खूब आम खाए, तो ये भी अव्यय, ये क्या, क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है, सारे के सारे। मैंने खूब आम खाए, तो आम खूब खाए, खूब, बहुत, तो ये भी है। और पानी बरसने लगा, तो पानी बरसने लगा, यहाँ पे कोई भी अव्यय नहीं है, तो ये डी वाला हमारा अव्यय नहीं वाला हो गया। तो यहाँ पे खत्म हुए। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम चलेंगे तो देखेंगे 167 PYQs हैं, जो कि हमारा कहाँ से कहाँ तक है, संज्ञा से अव्यय तक है।